ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन बनता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप कोलॉइड्स यूज़ करेंगे या फिर क्रिस्टलॉइड्स यूज़ करेंगे। तो ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन हम बोथ यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन देखें, कोलॉइड्स हमने पहले भी कहा था कि अगर कैपिलरी लीक नहीं है, कैपिलरी इंटेग्रिटी ठीक है, तो हम कोलॉइड्स यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोलॉइड्स यूज़ करेंगे तो ये अंदर बैठे बैठे फ्लूइड्स को, ठीक है ना, फ्लूइड एक इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कैपिलरी लीक है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बर्न्स, तो ये अगर हम ऊपर से कोलॉइड भी दे दें तो ये कोलॉइड फिर आगे लीक हो जाएगा इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम में फिर हमने आपको पहले भी बताया, कोलॉइड जहाँ भी जाता है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करता है और फ्लूइड लेके जाता है। ठीक है, तो ये फिर एडिमा को वर्सन करेगा। ठीक है, इन केसेस ऑफ बर्न्स जैसी कंडीशन में। इसीलिए बर्न के केसेस में जब कैपिलरी इंटेग्रिटी नहीं होती, लॉस्ट होती है, तो हम क्या करते हैं, क्रिस्टलॉइड्स यूज़ करते हैं, नॉट कोलॉइड्स। ठीक है ना। अब देखें, जो फ्लूइड जो हम देते हैं, जब भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं कोई भी फ्लूइड, इसका हमें बहुत अच्छी तरह पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये फ्लूइड हम देंगे तो ये कहाँ जाके एंड अप होगा, कहाँ जाके बैठेगा। ठीक है ना। क्योंकि देखो, जो आईवी फ्लूइड्स हम देते हैं, ठीक है ना, आईवी फ्लूइड्स क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि हम इफ़ेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम क्रिएट कर सकें। ठीक है, और टिश्यू परफ्यूजन को बेहतर बना सकें, यानी परफ्यूजन मतलब पानी देना, सैराब करना टिश्यूज़ को, ठीक है ना, बेहतर कर सकें। इसीलिए तो हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं। ठीक है ना। देखें, अगर जो 1 लीटर ऑफ अगर हम 5% डेक्सट्रोज वाटर इन्फ्यूज़ करें तो क्या होता है कि इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टोटल बॉडी वाटर ऑफ 60% जो है टोटल बॉडी वेट जो है जितना भी है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखो, इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो मेटाबोलाइज हो जाता है, ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है डेक्सट्रोज वाटर में। ठीक है, और फिर बचता क्या है, हमारे पास बचता पानी है। पानी का आपको पता है कि कोई भी उसमें ऑनकोडिक प्रेशर नहीं होता पानी का। ठीक है, तो ये पानी फिर क्या करता है, जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं 42 लीटर्स के उसमें, ठीक है, वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टोटल बॉडी वाटर में। ठीक है। ठीक है ना। तो देखो, अगर हम 1000 ml ऑफ डेक्सट्रोज वाटर देते हैं किसी भी पेशेंट को, तो वो 1000 ml डेफिनेटली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाए। इसमें जो ग्लूकोज है वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। बाकी पानी कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमने ये 2/3 और 1/3 का रूल। ठीक है, तो 2/3 इसमें इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, तो 2/3 कितना बनता है, इसमें 1000 में से 660 ml इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा। 1000 में से जो 1/3 ऑफ 1000 कितना होता है, ये देखो 1/3 ऑफ 1000 330 होता है, तो 1/3 ऑफ 1000 एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ठीक है, जो है आपको पता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड भी है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड फिर देखो 2/3 ऑफ 330 करेंगे तो कितना बनता है, 220 बनता है। ठीक है ना, 220 बनता है। इसी तरह जो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट कितना जाएगा, 1/3 ऑफ 330 करेंगे तो ये 110 बन जाता है। तो इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर हम 1000 ml ऑफ डेक्सट्रोज वाटर देते हैं तो। ठीक है ना। तो ये देखें, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में कितना बन रहा है, ये 110, और ये 110 ml सिर्फ और सिर्फ 11% ऑफ 1000 बनता है। तो ये समझने वाली बात है कि अगर हम 1000 ml ऑफ डेक्सट्रोज वाटर देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 11% यानी 110 ml कहाँ रहता है, इंट्रावेनसली ये रहता है, वेस्कुलर नॉट वेनस, इंट्रावेस्कुलरली कंपार्टमेंट में ये रहता है, और ये बहुत कम है। ठीक है, अगर ये बहुत कम रिसस्टेशन फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी इंजरी, बुलेट इंजरी के साथ आया है, आप उसको अगर 10 डेक्सट्रोज वाटर दे रहे हो, ठीक है ना, एज ए रिसस्टेशन फ्लूइड, ठीक है ना, तो उसमें से 1000 ml से सिर्फ और सिर्फ 110 ml उसका जा रहा है किसमें, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में।
तो ये इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम नहीं बना पा रहा, कौन, डेक्सट्रोस वाटर, ठीक है। इसीलिए इट इज़ नॉट अ गुड एक प्लाज्मा एक्सपेंडर डेक्सट्रोस वाटर, ठीक है। इसको हम प्लाज्मा को एक्सपेंड करने के लिए हम नहीं यूज़ करते। और प्लाज्मा कहाँ होता है, वही डेफिनेटली इंट्रावेस्कुलरली प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को एक्सपेंड करने के लिए हम ये एक अच्छा वो नहीं है, ठीक है। ठीक है ना। देखो 5% जो डेक्सट्रोस होता है ना, ये एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। 5% डेक्सट्रोस, याद रखें, एमसीक्यू है। इसी तरह जो हायर कंसनट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोस वाटर है, फॉर एग्जांपल 50 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, ये जो है ना ये हाइपरटोनिक कहलाते हैं, ठीक है। 10, 25, 50 ऑफ डेक्सट्रोस वाटर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैं। ये जो सॉल्यूशंस हैं ये इरिटेंट टू वेन्स भी होते हैं, याद रखें आपने, ये भी एक एमसीक्यू है, सही है। हाँ ठीक है। अब देखें, अगर हम 1000 ml ऑफ क्या दें, नॉर्मोसलाइन दें, या फिर रिंगर लेक्टेट दें, या फिर हार्टमैन सॉल्यूशन दें, तो क्या होगा, ठीक है ना। देखें कि ठीक है, देखें नॉर्मोसलाइन की बात करते हैं पहले। देखें नॉर्मोसलाइन जो है ये इस पे जो सोडियम होती है वो 154 मिलीमोल्स होती है, अंदाज़ा करें आप। सोडियम 154, याद रखें सोडियम जो है एक एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। सोडियम एक एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है। अब ये जहाँ भी जिसम में जाते ही ये एक्स्ट्रा सेलुलर ली जाएगी ना, अब जब सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर ली जाएगी तो पानी भी उधर ही रश करेगा, एक बात आपने ये बात याद रखनी है। तो अब देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रहेगा फ्लूइड सोडियम, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में के अंदर क्या क्या है, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट है और इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है। अब इसको करो आप 2/3 करो 1000 का, ठीक है, 660 बनता है। 1/3 करो 1000 का तो ये 330 बनता है। एक अच्छी अमाउंट है ये, ठीक है ना। और ये असल में परसेंटेज निकालो तो ये 33% है, काफ़ी फ्लूइड है भाई, ये काफ़ी फ्लूइड है। जबकि डेक्सट्रोस वाटर में आपने देखा था सिर्फ 11%, यानी कि 110 ml जा रहा था इंट्रावेस्कुलर में। इसमें देखो तो 330 ml जा रहा है इंट्रावेस्कुलर में, ठीक है। एनफ ऑफ फ्लूइड इसमें स्टेज इन इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल सलाइन है इट इट इज़ अ गुड प्लाज्मा एक्सपेंडर, ठीक है ना। तो सेम इज़ ट्रू फॉर रिंगर्स लेक्टेट और हार्पर रिंगर्स लेक्टेट और हार्टमैन सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है ना। तो रिंगर्स लेक्टेट और हार्टमैन सॉल्यूशन में भी सोडियम की एक अच्छी खासी मिकदार होती है, ठीक है। रिंगर लेक्टेट में 130, रिंगर्स लेक्टेट में होती है 130 और हार्टमैन्स में होती है ये तकरीबन 131, तो 154 तो नहीं होती ऑलमोस्ट, लेकिन 130 और 131 के आसपास ये दोनों हैं। तो इनमें भी सोडियम एक अच्छी खासी मिकदार में होता है जो कि एक एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है, ठीक है। तो बाकी स्टोरी सब में तीनों में सेम है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखें जो बैलेंस्ड सॉल्यूशंस के हैं, जो कि फॉर एग्जांपल मिसाल दे दो इनकी, रिंगर लेक्टेट बोलो और हार्टमैन सॉल्यूशन बोलो, ये जो है ना ये क्लोजली मैच करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंपोजिशन जैसे हुई होते हैं, ठीक है। ये ठीक है ना, दे क्लोजली मैच कंपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। यानी कि इसमें जो सोडियम होती है और इसमें लेक्टेट होता है और इसमें जो बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंपोजिशन जैसा, ठीक है ना। जैसे ही हम ये एडमिनिस्टर करते हैं ना, हम कौन कौन रिंगर लेक्टेट या हार्टमैन सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करते हैं, तो लेक्टेट जो होता है ना ये मेटाबोलाइज होता है, मेटाबोलाइज होकर बाइकार्बोनेट जनरेट करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं लेक्टेट इन प्लेस ऑफ बाइकार्बोनेट, लेक्टेट इन प्लेस ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। देखो बाइकार्बोनेट इसमें नहीं होता, ठीक है ना, इन सॉल्यूशंस में, ठीक है, बाइकार्बोनेट नहीं होता, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लेक्टेट, जब ये लेक्टेट कन्वर्ट होता है, मेटाबोलाइज होता है ना, तो बाइकार्बोनेट जनरेट करता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट असल में अनस्टेबल होता है इन सॉल्यूशंस में, ठीक है, इसलिए इस पर हम बाइकार्बोनेट नहीं डालते, ठीक है ना। देखें ये जो सॉल्यूशंस हैं बैलेंस्ड जो सॉल्यूशंस हैं रिंगर्स लेक्टेट और हार्टमैन सॉल्यूशन, ये डिक्रीज़ करते हैं कि इसको रिस्क ऑफ हाइपरक्लोरीमिया को ये डिक्रीज़ करते हैं, ये डिक्रीज़ करते हैं रिस्क ऑफ हाइपरक्लोरीमिया को। और ये हाइपरक्लोरीमिया ये असल में होती है
किसके साथ, ये 0.9% नॉर्मल सलाइन के साथ ये हाइपरक्लोरीमिया आपको नज़र आएगी, लेकिन हार्टमैन सॉल्यूशन और रिंगर्स लैक्टेट के साथ ये आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है ना। तो देखें नॉर्मल सलाइन के साथ हाइपरक्लोरीमिया डेफिनेटली आपको पता है ना, देखो कितनी क्लोराइड लेवल कितना ज़्यादा होता है, सोडियम लेवल कितना ज़्यादा होता है नॉर्मल सलाइन में, ठीक है ना। तो नॉर्मल सलाइन में ऑलमोस्ट 154 मिलीमोल्स या मिली इक्विवेलेंट सोडियम होता है। क्लोराइड ऑलमोस्ट 103 मिली इक्विवेलेंट होता है। सॉरी, क्लोराइड भी 154 ही होता है, याद है ना आपको, पता है हमने कहा था ना 154 और 154 नॉर्मल सलाइन में पिछले उसमें, ठीक है ना। 154 मिलीमोल्स दोनों में सेम होती है। तो इसमें नॉर्मल सलाइन की वजह से हाइपरक्लोरीमिया, जिसकी वजह से हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस और फिर आपको रीनल इम्पेयरमेंट नज़र आएगी पेशेंट में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें नॉर्मल सलाइन के साथ नज़र आती हैं, लेकिन हार्टमैन सॉल्यूशन और रिंगर्स लैक्टेट जो कि बैलेंस सॉल्यूशन इनके साथ नज़र नहीं आती, ठीक है। हाँ ठीक है ना। इसके साथ देखें जो हाइपरटोनिक जो सलाइन है, हाइपरटोनिक सलाइन यानी कि किसको 3% को हाइपरटोनिक कहा था हमने पीछे, 1.8 भी हाइपरटोनिक है। तो ये जो हाइपरटोनिक इन सलाइन्स अगर हम देते हैं तो इसमें क्या, इससे ये क्या करते हैं, फ्लूइड शिफ्ट कराते हैं, कहाँ से, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड शिफ्ट कराते हैं। कौन कौन से, इंट्रावेस्कुलर और इंटरस्टिशियम में ये फ्लूइड शिफ्ट कराते हैं, कहाँ से, इंट्रा सेलुलर से, ठीक है ना। तो याद रखें ये हाइपरटोनिक सलाइंस जो हैं ये थेराप्यूटिक यूजेस हैं, किसके, सेरेब्रल एडिमा में हम ये यूज़ करते हैं, और हाइपोनेट्रीमिक सीजर्स में भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हाइपरटोनिक सलाइंस यूज़ कर सकते हैं, हाइपोनेट्रीमिक सीजर्स अगेन और सेरेब्रल एडिमा में, ठीक है ना। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऑफ 4% डेक्सट्रोज एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, 0.18% सलाइन, ठीक है ना, 0.18% सलाइन भी एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है। ये होते हैं सेफ़ होते हैं टू यूज़, ठीक है। इसी तरह आप देखें अगर हम 100% 100,000 ml कोलॉइड दे दें पेशेंट को, ठीक है ना, तो अगर 100% 1000 ml ऑफ कोलॉइड इज़ इन्फ्यूज़ तो क्या होगा, कोलॉइड जो होता है इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ये फिर क्या करेंगे, वही बात है, डेवलप करेंगे क्या चीज़, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेंगे। ये फिर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर फिर इट विल कीप फ्लूइड इन द इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट अप टिल 6 to 24 आवर्स, ठीक है ना, अनटिल इट इज़ रिमूव्ड बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ये पार्टिकल्स अनटिल दीज आर रिमूव्ड बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ये इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में रहते हैं और वहाँ पे फ्लूइड को रखते हैं ये, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में, ठीक है ना। तो अगर हम 1 लीटर यानी 1000 ml इन्फ्यूज़ करते हैं, 1 लीटर 1000 ml इन्फ्यूज़ करते हैं तो क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट को 1 लीटर ही फ्लूइड मिलता है, ठीक है ना। तो ये बहुत अनोखी सी बात है किसके साथ, कोलॉइड्स के साथ, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे आपसे हमने 1 लीटर कोलॉइड दिया है तो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में वो तो ये कौन सा, अगर ये इसके क्वेश्चंस देखें कैसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं कि हमने 1 लीटर कोलॉइड दिया है किसी पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को 1 लीटर कोलॉइड दिया है तो उस पेशेंट का कौन सा कंपार्टमेंट ज़्यादा फलेगा फूलेगा, तो उसमें इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट बता सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट बता सकते हैं, फिर इंटरस्टिशियल बता सकते हैं, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। तो आपने क्या क्लिक करना है, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। अगर इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट ऑप्शन में नहीं है तो आपने एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट कहना है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का ही तो पार्ट है इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा एक तो ये हो सकता है। दूसरा वो सवाल पूछ सकता है कि अगर हमने 1 लीटर क्लोराइड दिया है किसी पेशेंट को तो उसके इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में कितना ज़्यादा फ्लूइड जा सकता है, तो वो आंसर सेम 1 लीटर ही आएगा कोलॉइड्स के साथ, ठीक है ना। इसीलिए जब भी आप कोलॉइड देंगे, कोई भी कोलॉइड देंगे तो आपने कॉशन के साथ वो कोलॉइड देना है, क्योंकि ये रैपिडली कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी करा सकता है, पल्मोनरी एडिमा भी करा सकता है, लिथल एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस भी करा सकते हैं कोलॉइड्स, ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं ना इसमें, और इसके अलावा कोआगुलोपैथी भी करा सकते हैं कोलॉइड्स, सही है।